वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब, भाग 23। जबकि कुछ विद्वान अनासा की भौतिक व्याख्या की ओर झुकते हैं, अन्य पाठ्य विवरणों के साथ इसके संरेखण का हवाला देते हुए सायणाचार्य की व्याख्या के समर्थकों का तर्क है कि यह वाक्पटुता या प्रेरक भाषण की शक्ति की कमी की एक रूपक अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। अनासा का सही अर्थ स्पष्ट बना हुआ है और विद्वानों के बीच बहस को निपटाने के लिए आगे के शोध और विश्लेषण की आवश्यकता है। बहरहाल, ऋग्वेद 5.29.10 में भाषण के रूप में अनासा के अम्बेडकर के सूक्ष्म अवलोकन और व्याख्या ने पारंपरिक पश्चिमी समझ को चुनौती दी है और इंडोलॉजी के क्षेत्र में ज्ञान की खोज में वैकल्पिक दृष्टिकोण पर विचार करने के महत्व पर प्रकाश डाला है। अनासा शब्द ऋग्वेद V29.10 में आता है और इसके अर्थ पर विद्वानों के बीच बहस छिड़ गई है। दो व्याख्याएं सामने आई हैं, एक प्रोफेसर मैक्स मुलर द्वारा और दूसरी सायणाचार्य द्वारा। प्रोफेसर मैक्स मुलर का तर्क है कि अनासा का अर्थ है बिना नाक वाला या चपटी नाक वाला, जिसका उपयोग इस धारणा का समर्थन करने के लिए सबूत के रूप में किया गया है कि आर्य दस्युओं से एक अलग जाति थे। दूसरी ओर सायणाचार्य का सुझाव है कि अनासा का अर्थ है मुखहीन, जिसका अर्थ है अच्छे भाषण की कमी। इन व्याख्याओं में विसंगति अनासा शब्द को पढ़ने और समझने के विभिन्न तरीकों से उत्पन्न होती है। अरविंद शर्मा के अनुसार अम्बेडकर ने आर्य आक्रमण सिद्धांत में कुछ खामियां देखी जिन्हें बाद में पश्चिमी विद्वानों ने स्वीकार किया। ऐसा ही एक दोष ऋग्वेद 5.29.10 में अनास शब्द की गलत व्याख्या है। प्रारंभ में पश्चिमी विद्वानों ने इसे नाक की भौतिक विशेषता के संदर्भ में माना, लेकिन अम्बेडकर ने चतुराई से इसके वास्तविक अर्थ को वाणी के रूप में पहचाना। अम्बेडकर के इस अंतर्दृष्टिपूर्ण अवलोकन को समकालीन विद्वानों द्वारा मान्य किया गया है, जिससे इंडोलॉजी के क्षेत्र में उनके बौद्धिक योगदान को और अधिक मजबूती मिली है। अम्बेडकर की अनास की व्याख्या ने आर्य आक्रमण सिद्धांत की प्रचलित पश्चिमी समझ को चुनौती दी और उनके सूक्ष्म अवलोकन ने उन विद्वानों से समर्थन प्राप्त किया है जिन्होंने पाठ में गहराई से प्रवेश किया है और उनकी अंतर्दृष्टि के महत्व की पुष्टि की है। यह मान्यता न केवल इंडोलॉजी के क्षेत्र में अम्बेडकर के बौद्धिक योगदान को मजबूत करती है, बल्कि ज्ञान की खोज में वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करने के महत्व पर भी जोर देती है। इससे इस तर्क को और बल मिलता है कि दस्यु केवल एक जाति या सामाजिक समूह नहीं थे, बल्कि एक अलग जातीय या आदिवासी समूह थे। प्राचीन ग्रंथों में अक्सर दस्युओं को गहरे रंग वाले और गैर आर्यन के रूप में वर्णित किया गया है, जिससे इस विचार को बल मिलता है कि आर्य उन्हें बाहरी या विदेशी के रूप में देखते थे। इसके अलावा दस्युओं को विभिन्न रीति रिवाजों और धार्मिक अनुष्ठानों का अभ्यास करने वाले के रूप में दर्शाया गया है, जो आर्यों से उनकी विशिष्टता पर जोर देते हैं। दूसरी ओर अम्बेडकर ने उन विभिन्न परिकल्पनाओं का खंडन किया जिनमें आर्यों की मातृभूमि को भारत से बाहर होने का प्रस्ताव दिया गया था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आर्यों की मातृभूमि भारत ही थी। अम्बेडकर के अनुसार ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्य, दास और दस्यु अलग अलग लोगों के बजाय प्रतिस्पर्धी धार्मिक समूह थे। उन्होंने तर्क दिया कि आर्यों, दासों और दस्युओं के बीच अंतर मुख्य रूप से जातीय या नस्लीय मतभेदों के बजाय धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं पर आधारित था। अम्बेडकर का मानना था कि दस्यस शब्द किसी अलग समूह का सूचक नहीं है, बल्कि आर्यों द्वारा उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अपमानजनक लेबल है जो उनकी धार्मिक परंपराओं के अनुरूप नहीं थे। दस्यु शब्द की व्याख्या विद्वानों के बीच बहस का विषय रही है। सायणाचार्य इसे अनासा के रूप में पढ़ते हैं, जबकि प्रोफेसर मैक्स मुलर इसे अनासा के रूप में पढ़ते हैं। सवाल उठता है, कौन सी व्याख्या सही है? हालांकि सायणाचार्य के पाठ को खारिज करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन इसे सटीक मानने के कई कारण हैं। सबसे पहले, ये शब्द के अर्थ को विकृत नहीं करता है। दूसरे, दस्युओं के नाकविहीन होने का कोई अन्य संदर्भ या वर्णन नहीं है, इसलिए यह संभावना नहीं है कि इस शब्द को पूरी तरह से नए अर्थ में समझा जाना चाहिए।
इसकी व्याख्या मृद्रवक के पर्याय के रूप में करना अधिक उचित है। वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी, हमारे बाबा साहेब, भाग 23 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।